21 साल पहले अंजलि और अमन सिंह राजपूत के ऊपर जिस ट्रक ने हमला किया था उस ट्रक का ड्राइवर मिल चुका है और अब बारी है उस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने की, जिसके बाद सारे ही कातिलों के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे किस किस का हाथ है। अंजलि ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करती है, जहाँ पर वह बताता है कि उसको युवराज सिंह ठाकुर ने 1 लाख रुपए दिए थे ताकि वह अमन सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जान से मार सके। लेकिन वहाँ पर अमन सिंह राजपूत की तो मौत हो गई, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी बच गई थी। अंजलि को युवराज सिंह ठाकुर के बारे में तो पता चल जाता है और वह कहती है कि अब युवराज सिंह ठाकुर की शामत आने वाली है। राजपूत परिवार में सभी लोग दिवाली का प्रोग्राम मना रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी जाती है और एटम बम के साथ इतना खतरनाक धमाका करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती और राजपूत परिवार से, जहाँ पर आरती पूरे राजपूत परिवार को बता रही होती है कि उसके ऊपर कली ने किस तरीके से हमला किया है। अगर आज आरती को बचाने के लिए उसकी मम्मी अंजलि ना आती तो सारे ही गुंडे लगता है आज आरती को मार ही देते। आरती पूरे ही परिवार को रोते रोते सारी ही बातें बता रही होती है कि किस तरीके से कली ने उसके ऊपर हमला किया है। कली अंजलि को जान से मारना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ वेद राजवंशी को पाने के लिए। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आरती तुम अभी राजपूत परिवार से कहीं भी नहीं जाओगी जब तक तुम्हारी वेद से शादी नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारी वेद से सगाई नहीं हो जाती तुम राजपूत परिवार के बाहर कदम तक नहीं रखोगी, क्योंकि अगर तुमने राजपूत परिवार के बाहर कदम रखा तो तुम्हारे लिए बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं। कली ना जाने कितने नए नए प्लान बना रही है ताकि वह तुम्हें खत्म कर सके, लेकिन कली के सारे ही गुंडों से और कली के हमले से बचने के लिए तुम्हें राजपूत परिवार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राजपूत परिवार के अंदर रहो, खाओ पियो, ऐश करो। तुम्हें अगर किसी चीज की कमी हो तो बताना आरती। राघव सिंह राजपूत भजन सिंह से कहते हैं कि भजन तुम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखवा दो। अरे आरती को मारने के लिए कली ने जानलेवा हमला करवाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह 2 कौड़ी की नमक हराम औरत आरती को मारने पर तुली हुई है। राजपूत परिवार की पोती आरती को मारने के लिए कली प्लान बना रही है। अगर कली का ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राजपूत परिवार खतरे में आ जाएगा। जाओ भजन तुम जाकर मर्डर अटेम्प्ट का केस लगा दो। इस और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर अंजलि अवस्थी और पंकज सर कातिल को देख रहे होते हैं। इस वक्त तक कातिल बहुत ज्यादा गहरे सदमे में था। कातिल ना ही कुछ बात सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी उस कातिल की सारी ही चाल को इस वक्त तक समझ चुकी थी। अंजलि को पता था कि यह कातिल नाटक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। इसलिए अंजलि उस कातिल के पास जाती है और कहती है कि क्या तुमने यह एक्सीडेंट करवाया था? क्या तुम्हें उस समय ट्रक चला रहे थे? क्या तुमने उस समय एक कार को ठोका था जिस कार के अंदर बैठे हुए थे देश के सबसे बड़े एडवोकेट के बेटे अमन सिंह राजपूत और उनके पड़ोस में बैठी हुई थी मैं? अगर तुमने देखा हो तो बताओ। लेकिन इस वक्त तक कातिल कुछ भी नहीं कह रहा था। अंजलि को इस वक्त तक तो समझ आ चुका था कि यह कातिल बहुत बड़ा नाटक कर रहा है। अंजलि पंकज सर से कहती है कि पंकज सर इस आदमी का मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। पंकज सर कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट की क्या जरूरत है? यह तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यह आदमी ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। लेकिन अंजलि का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। अंजलि कहती है कि मुझे पता है कि यह आदमी ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट करवाने में क्या जा रहा है? पंकज सर कहते हैं कि ठीक है फिर इसका मेडिकल टेस्ट करवा देते हैं। अंजलि कहती है लेकिन मेडिकल टेस्ट में तो 2 दिन लगते हैं ना, और 2 दिन का तो हमारे पास समय है ही नहीं, बल्कि कल की कल कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। पंकज सर क्या आपकी बंदूक मुझे 2 मिनट के लिए मिल सकती है? क्या मैं आपकी बंदूक की 1 गोली खर्च कर सकती हूँ? अगर आपने मुझे 1 गोली खर्च करने को दे दिया उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यह आदमी बहरा है कि गूंगा है। पंकज सर कहते हैं कि हाँ अंजलि तुम 1 गोली क्या 10 गोली खर्च कर सकती हो। अंजलि इस वक्त तक पंकज सर की बंदूक को ले लेती है और अपने सर पे रख के कहती है कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगी। पंकज सर अब और केस मुझसे लड़ा नहीं जा रहा है, मेरी जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। अब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अगर और ज्यादा केस लड़ना चाहा ना तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। पहले ही तो मैं कितने सारे केस लड़ चुकी हूँ, कितने सारे केस जीत चुकी हूँ, लेकिन यह केस मेरे को नहीं लग रहा कि मैं जीत पाऊंगी। इसलिए अंजलि पंकज सर के सामने अपने सर पर बंदूक रखती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगी। पंकज सर कहते हैं कि अग्निशिखा तुम पागल हो गई हो क्या? मरने की बातें मत करो। अगर तुम मर जाओगी तो बाकी सारी औरतों को न्याय कौन दिलवाएगा? माना कि तुम यह वाला केस हार चुकी हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बंदूक रखकर अपने ही सिर पर गोली मार लो। इस वक्त तक पंकज सर अंजलि के हाथ से बंदूक छीन रहे होते हैं और अंजलि भी पंकज सर के हाथ से बंदूक छीन रही होती है। उसी बीच में अंजलि बंदूक की गोली को चला देती है और बंदूक की गोली सीधे लगती है उस कातिल के साइड वाली दीवार पर। जैसे ही बंदूक चलती है कातिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं गोली उसके ऊपर न चल जाए। वह कातिल चिल्लाने लगता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन इस वक्त तक अग्निशिखा ने उस कातिल को पकड़ लिया था। अंजलि उस कातिल से पूछती है कि क्या तुमने ही अमन सिंह राजपूत
राजपूत की गाड़ी को ठक्कर मारी थी? क्या तुम ही उस ट्रक के अंदर बैठे हुए थे? और तुम्हें यह सारी चीजें करने के लिए किसने पैसे दिए थे? और तुम्हें यह सारी चीजें करने के लिए बोला किसने था? कातिल कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है, बस मुझे 1 लाख रुपए मिले थे और कहा गया था कि मुझे अमन सिंह राजपूत की गाड़ी को उड़ाना है, और मेरे को 1 लाख रुपए किसने दिए वह भी मुझे नहीं पता है। अंजलि कहती है कि शक्ल देखने पर तो तुम पहचान जाओगे ना? कातिल कहता है कि हाँ, शक्ल देखने पर मैं पहचान जाऊंगा। अंजलि कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें एक एंगेजमेंट पार्टी के अंदर ले जाया जाएगा जहाँ पर तुम्हें कातिल के चेहरे को पहचानना पड़ेगा। ईश्वर हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर अंजलि अपनी चौल में पहुँच जाती है। अंजलि चौल में पहुँचते ही कली के ऊपर सवालों की बारिश कर देती है कि कली तुम कहाँ थी? कली कहती है कि मैं मंदिर गई थी। अंजलि कहती है कि कली तुम मंदिर नहीं गई थी, तुम मार्केट गई थी। तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी से झूठ नहीं बोल सकती हो। कली कहती है कि हाँ, मंदिर गई थी, वहाँ से फिर मार्केट भी गई थी। अंजलि कहती है कि कली तुमने और दूसरा कौन सा कांड करा है बता दो। कली कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है। अंजलि कली से कहती है कि कली झूठ मत बोलो, तुमने आरती को मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना? कली कहती है कि नहीं नहीं, मैंने आरती को मारने के लिए कोई भी गुंडे नहीं भेजे। अरे अंजलि दीदी, मैं गुंडे कहाँ से भेजूंगी? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, गुंडे हायर करने के भी मेरे पास पैसे नहीं है, और आप कह रही हो कि मैंने आरती को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। अंजलि कहती है कि कली चुप हो जाओ, अब अगर एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ ताकि मैं तुम्हें यह केस जिता दूं और तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाए। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और क्या अन्याय हो रहा है वह तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय से मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगी, तुम्हें यह केस को मैं जिता दूंगी। कली इस वक्त तक रोने लगती है और वह कहती है कि मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अंजलि कहती है कि कली बस एक बात तुम सच सच बताओ, क्या तुमने आरती को मारने के लिए गुंडे भेजे थे? कली इस वक्त तक मना कर रही होती है, लेकिन अंजलि इस वक्त तक समझ जाती है कि कली उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अंजलि कली को बताती है कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज है और किसी भी वक्त पुलिस तुम्हारे पास आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई भी सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा हो तो। कली कहती है कि अंजलि दीदी, यह आप क्या कह रही हो? भला मैं जेल में क्यों जाऊंगी? मैंने क्या गुनाह किया है और मेरी गलती क्या है? अंजलि कहती है कि चुप हो जाओ कली, मुझे पता है कि जो भी गुंडे आरती को मारने के लिए आए थे ना, वह सारे ही गुंडे तुमने भेजे थे। कली कहती है कि नहीं नहीं अंजलि दीदी, आप गलत सोच रही हो, लेकिन अंजलि इस वक्त तक नहीं मान रही होती है। कली कहती है कि अंजलि दीदी, अगर आपको मेरे खिलाफ ही जाना है ना, अगर मेरा केस नहीं लड़ना है ना तो ठीक है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। कली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अंजलि कली का हाथ पकड़कर कली को रोक लेती है। अंजलि कली से कहती है कि कली, इतनी भी जल्दी क्या है? अब तो तुम केस के दायरे में आ चुकी हो, एक बार तुम केस जीत जाओ या फिर तुम केस हार भी जाओ, उसके बाद तुम जा सकती हो। ईश्वर हम वेद को देखते हैं जहाँ पर वेद अंजलि को फोन करके कहता है कि मैं आपको एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहूँ या फिर आरती की माँ। अंजलि कहती है कि ऐसे नाजायज रिश्ते जोड़ने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है, तुम बस यह बताओ कि तुम्हें मेरे से काम क्या है। वेद कहता है कि कली ने आरती के ऊपर आज जानलेवा हमला किया था, इसके लिए आरती ने स्टेशन पे जाकर कंप्लेन भी लिखवा दी है, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा खतरे में है। आपको राजपूत परिवार के अंदर आकर आरती का ख्याल रखना चाहिए, आरती की देखभाल करनी चाहिए। अंजलि कहती है कि वेद, तुमको जो करना है वो करो, तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेद इस वक्त तक अंजलि को समझा रहा होता है कि कली बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है, वह 2 मिनट के अंदर पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद कर सकती है, 2 मिनट के अंदर मेरा भी रिश्ता बर्बाद कर दिया था। वेद अंजलि को समझाने की कोशिश करता है कि कली से आप जितना ज्यादा दूर रहोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कली आपकी जिंदगी में आ गई ना तो वह आपका जीना हराम करके रख देगी। अंजलि इस वक्त तक वेद को कहती है कि तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। अंजलि इस वक्त तक पूरे परिवार को कहती है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के अंदर होने वाला है राजपूत परिवार के अंदर सबसे बड़ा धमाका। इस धमाके के बारे में ना ही राजपूत परिवार ने कभी सोचा होगा और ना ही राजपूत परिवार कभी सोच सकता, क्योंकि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। खैर, इसी के साथ यह दिवाली स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।